नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में। मेरा नाम गोपाल है और मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण सेट को लेकर के मौजूद हूं गणित के। आज हमारा सेट नंबर 13 चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 12 सेट कर लिया है। इस सेट में हम एक बार फिर से प्रतिशत के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने लेकर के आए हैं। देखते हैं किस तरह के सवाल हैं और किस तरीके से सॉल्व करना है। मकसद वही है, मोटो वही है, सवाल को जितने कम समय में सॉल्व करें वो तरीका अपनाना है। सिर्फ बनाना नहीं है, बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कम समय में हम सवाल को सॉल्व कर सकें। उसी पर काम करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कहता है देख लीजिएगा। कहता है कि एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 8% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 84,640 रुपए होगा तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या होगा। हमें यह पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं है, मैंने बताया है कि भाई 8% का मतलब क्या होता है। 8% का मतलब देख लीजिए। 8% मतलब 8/100 और 8/100 मतलब 4/50 मतलब 2/25 है ना। 2/25 होता है। तो अगर हम बात करें कि अगर 8% का ह्रास होता है तो कोई भी अगर मोटरसाइकिल मान लीजिए पहले वर्ष में 25 थी तो अगले वर्ष में 23 हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार से फिर से देखिए, चूंकि 2 वर्ष की बात हो रही है, कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष, तो एक बार और 25 से 23 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा 625 और इधर कितना हो जाएगा 529, है ना, 529। अब देखिए, यानी कि अगर कोई वस्तु ठीक है वर्तमान में 625 रुपए की है तो 2 साल पहले वो कितने की होगी 529 की होगी। और इसका मूल्य कितना दिया हुआ है 529 का। यहां देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल जो है मूल्य इतना दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ है 84,640। तो इसका मान आपको कितना दिया हुआ है 84,640। तो आप देखिए ये कितने से कटेगा। मेरे हिसाब से कितने से जाना चाहिए 52 है। काट के देख लेते हैं, डायरेक्ट काट लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 84,640 को अगर हम कितने से भाग देना है 529 से तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 160, है ना। इसका मान कितना दिया हुआ है तो 160 गुना है इसका, है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 160 का गुना कर देंगे, है ना। इसमें भी हम क्या करेंगे 160 का गुना कर देंगे। तो 625 में अगर हम 160 का गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। अगर हम लोग 625 में 160 का गुना करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 लाख। यानी कि अगर आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है। यानी कि चूंकि क्या है कि मूल्य में घटाव हो रहा है, मूल्य में ह्रास हो रहा है, मूल्य में कमी हो रही है। तो अगर वर्तमान में 84,640 है तो 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है ना, 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी 1 लाख रुपए होगी, है ना। इसी चीज पे हमको फोकस करना है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आप डायरेक्ट नहीं जस्ट देख समझते हैं तो आप एक एक नियम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए आ जाइए। क्या कह रहा है, x जो है y से 30% अधिक है तथा z से 25% कम है। x के बारे में बात हो रही है। यदि y का मान 300 है तो z का मान क्या होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए एक काम कर लेते हैं, x और y में क्या दे रखा है भाई। x क्या है y से कितना अधिक है भाई 30% अधिक है। तो अगर x 10 है तो y कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। x y से 30% अधिक है, ठीक है। नहीं एक सेकेंड। x जो है y का 130% है ना। तो अगर काटिएगा तो आप देखिएगा x बट्टा y बराबर कितना आ जाएगा, 13/10 आ जाएगा। यानी कि x 13 होगा y 10 होगा, ठीक ना। समझा दिया आपको। तो अगर हम x और y का अनुपात देखें तो कितना होगा भाई 13:10।
और देख लीजिए, अगर कह रहा है x के बारे में ही कह रहा है कि z से 25% कम है, यानी कि x और z की बात करें 25% यानी कि 1/4 है ना। तो अगर इससे 25% कम है x, तो ये x 3 हो जाएगा और z कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर हम आपसे कहें कि x y z का अनुपात बताइए तो कैसे बताएंगे, देखिएगा x y z का अनुपात बताना हो ना इस कंडीशन में, देखिए मैं बता देता हूं एक तरीका आपको। ऊपर क्या है, x और y है, तो x और y की जगह 13 और 10 लिख दीजिए, ठीक है। x और z कितना है, 3 और 4 है, तो यहां 3 लिख दीजिए और यहां 4 लिख दीजिए, और दोनों में जो कॉमन है ना वो रख दीजिए। x कॉमन है ना, तो यहां z का जगह खाली है, यहां x का वैल्यू रखिए, यानी कि ये 13 रख दीजिए, और यहां y का वैल्यू बचा हुआ है, y का कितना, x का कितना है 3, तो यहां y की जगह भी 3 रख दीजिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 39, ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 52, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए x y z तो 39, 30 और 52, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों से भी आप निकाल सकते हैं, जो कॉमन है उसको बराबर करके ये निकाल सकते हैं। तरीका कोई भी रखिए, मान वही आएगा, ठीक है। अब देखिए मान किसका दिया हुआ है, y का दिया हुआ है 300, हमारा y कितना है भाई, हमारा y कितना है 30, इसका मान 300 दिया है, यानी कि 10 गुना। आपसे पूछ क्या रहा है, z का मान कितना निकाले हुए हम लोग, 52। तो अगर 30 का मान 300 है तो 52 का मान कितना हो जाएगा, 10 का गुना कर दीजिए, 520 हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। कुछ नहीं था, एक्स वाई और एक्स जेड में रिलेशन दे रखा था, उसने हमने एक्स वाई जेड में रिलेशन निकाल लिया है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, जेड का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। ये तरीका मैंने आपको एक बताया है, आप डायरेक्ट इसको कॉमन को बराबर करके भी, जैसे नॉर्मल अनुपात को बराबर करते हैं उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्या कहता है, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य इतना हो तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या होगा। मुझे एक चीज बताइए, 10% का ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, 10% मतलब कितना, 1/10, यानी कि 10 में 1 कम हो रहा है। यानी कि अगर आज किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो 1 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1 कम, यानी कि 9 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कितने साल की बात हो रही है, 3 वर्ष, तो 3 बार लिख दीजिए, गुना करिए, ये हो जाएगा 1000, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 729, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद अगर इतना हो मूल्य, यानी कि इसका वैल्यू दे रखा है, 3 साल बाद इतना मूल्य हो तो वर्तमान मूल्य कितना होगा। तो 3 साल बाद वाला मूल्य ये दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 36,450। तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये 50 गुना होगा, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ, यानी कि इसमें 50 का गुना करने पर यह प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, 50 का गुना कीजिए, 50 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। डायरेक्ट बनाना है, सीधे सीधे बना देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बिना पेन उठाए भी, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पेन उठाना पड़ेगा, आप इतना तो आपको समझाने के लिखा है, अगर आप बनाएंगे तो आप डायरेक्ट देख लेंगे भाई 3 वर्ष है ना, 10% यानी कि 10 9, तो 9 का वैल्यू 3 करेंगे तो 729, और इधर 1000, 729 का वैल्यू इतना, बस आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। देखिए अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो मैं एक तरीका आपको और बता देता हूं, ये इसका वैल्यू दे रखा है ना, तो आप एक एक नियम से बना लीजिए। यदि 729 का वैल्यू 36,450 है ना, मैं डायरेक्ट आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप जल्दी सॉल्व कर पाए, ठीक है ना, और समय बचा सके। तो 1 का वैल्यू कितना, आप कहिएगा सर 36,450 बट्टे 729, इसको काटिएगा तो 50 से जाएगा। तो अगर 1 का वैल्यू 50 तो 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50,000। ओके, तो अगर आप डायरेक्ट यहां पे नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए ये मेथड है, आप एक नियम लगा करके इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, यदि एक संख्या का 25% 6 है तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। अब देखिए इस सवाल के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, अगर 25%
6 है, किसी भी संख्या का 25% का मान अगर 6 है, तो इससे हम एक चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी। तो 25% 6 है, तो पूरी संख्या 6 चौके 24 है ना। 25% क्या होता है 1/4, तो 1/4 का मान अगर 6 है तो पूरी संख्या 6 चौके 24 हो जाएगी। और क्या बोल रहा है कि वह संख्या बताइए जो प्रारंभिक संख्या से, यानी कि जो ओरिजिनल संख्या से 50% अधिक है। तो 24 का 50% कितना 12, तो 24 से 12 अधिक क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। सीधा सीधे कह रहा है भाई 25% 6 है, तो मान लीजिए कोई भी संख्या है उसका अगर 1/4 जो है वो कितना है 6 है, जो भी संख्या है उसका 1/4, तो वो संख्या आपको क्या प्राप्त हो जाएगी भाई 6 चौके 24, है ना। अब क्या बोल रहा है भाई 50% अधिक पूछ रहा है, तो संख्या का 150% आपको बताना पड़ेगा, है ना। 150% कितना होता है 3/2, तो 24 गुना 3/2 कीजिएगा तो 12×3 = 36 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये समझाने के लिए आपको इतना करता हूं, लेकिन इस तरह के सवाल के लिए आपको क्या है कि कलम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ आएंगे। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह के सवाल में आपके पास दो तरीका है। एक तो आप लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं पहले, ठीक है, और एक तरीका है डायरेक्ट निकालने का। मैं दोनों बता देता हूं आपको। चलिए पहले लंबाई की बात करें, एल की बात करें, तो 20% की कमी हो रही है। 20% मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि पहले लंबाई अगर 5 थी तो बाद में 5 में 1 कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। चौड़ाई की बात कितनी हो रही है भाई 40%, 40% का मान होता है 2/5, यानी कि अगर कोई चौड़ाई पहले 5 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी 5 में 2 कम, यानी कि 3 हो जाएगी। तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, तो क्षेत्रफल कितना है ये 5 25, तो पहले जो क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई 25 हो रहा था, अब बाद में कितना हो जाएगा 4×3 = 12, है ना। तो जो क्षेत्रफल पहले 25 था वो बाद में कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो कितने की कमी हो रही है क्षेत्रफल में, कितने की कमी हो रही है, तो आप कहिएगा सर 13 की कमी हो रही है, ठीक है। कितने की कमी हो रही है 13 की कमी हो रही है। इसी को अगर प्रतिशत में बताना हो तो 13/25 × 100, चूंकि कमी किस पे हो रही है 25 पे हो रही है, तो नीचे 25 रहेगा, 25 चौके 100, तो 13 चौके 52% आ जाएगा आंसर। एक तरीका ये हुआ कि हम लंबाई चौड़ाई करके ऐसे निकालें, लेकिन एक तरीका और है जो डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका क्या है कि हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट तरीका मैं बता देता हूं आपको। डायरेक्ट तरीका क्या होगा, आप यहां रखिए x + y + x × y / 100। अगर कमी होगी तो यहां प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, अगर वृद्धि होगी तो प्लस चलेगा, ठीक है। ये कब करते हैं हम, जब भी हमें गुना निकालना हो। गुना में 2% में दो चीजों में कोई कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है और हम जानते हैं कि हमें गुना करना है, जैसे क्षेत्रफल है तो लंबाई और चौड़ाई का गुना होता है ना, तो गुना हमेशा ध्यान रखिएगा। या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया तो त्रिज्या में अगर कमी करके क्षेत्रफल में कमी ज्यादा पूछ लिया, है ना, तो क्या होता है πr² होता है, तो त्रिज्या गुना त्रिज्या होता है, यानी गुना करते हैं। किसी भी चीज जहां भी गुना की बात आएगी तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस और वृद्धि हो रही है तो प्लस। यहां कमी हो रही है तो माइनस करिए, -20, दूसरा कितना है -40, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां क्या होगा, यहां प्लस हो जाएगा 20 × 40/100, 0 0 काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा -60 + 2, 2 चौका 8 हो जाएगा +8, यानी कि -52। तो -52 का मतलब क्या हुआ 52% की कमी होगी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरीके से बिना लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल को कैलकुलेट किए हुए डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर। दोनों तरीका आपको बता दिया, जो भी आपको बेहतर लगे। ये डायरेक्ट वाला जो है बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखोगे भाई 40 और 20 60, और उधर 4 दूनी 8, 60 में से 8 गया 52, यानी कि -52 होगा, तो -52 यानी कि 52% की कमी हो जाएगी, ठीक है। माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है कि कमी हो रही है, अगर प्लस होता तो वृद्धि हो रही है, ठीक है। दोनों तरीका आपके पास है, जो तरीका आपको बेहतर लगे आप बना सकते हैं।
चलिए आगे आते हैं अगले सवाल के। अब जैसे आ गया यहां पे भी, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो रही है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक तरीका वही है कि त्रिज्या को देख लीजिए, 10% का कमी यानी कि 1/10 यानी कि 10 में 1 का कमी, जो त्रिज्या पहले 10 था वो 9 हो गया। लेकिन क्या होता है, त्रिज्या गुने त्रिज्या होता है, 2 बार त्रिज्या का गुना करना पड़ता है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो आप कहेंगे सर पहले जो क्षेत्रफल 100 था अब वो क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 81 हो रहा है। कितने की कमी हो रही है, तो 19 की। तो 19/100 और गुना 100 कितना परसेंट, 19%, है ना। एक तो तरीका ये हो गया त्रिज्या के हिसाब से, जो पहला तरीका मैंने पिछले सवाल में बताया। लेकिन मेरा कहना है कि इतना कुछ नहीं करना है हमको, हम डायरेक्ट बना देंगे, क्योंकि त्रिज्या गुना त्रिज्या होता है ना। तो गुना आ गया कंडीशन, 10% की कमी है तो -10 2 बार, है ना। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 10 गुना 10/100, 0 0 कैंसिल। ये हो गया -20 और +1 यानी कि -19 आ जाएगा। -19 का मतलब क्या, 19% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल के लिए जब भी आपको मिले, जब भी मौका मिले, जहां पे भी गुना देख लें आपकी गुना होने वाला है, गुना करने वाले हम लोग, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट निकाल दीजिए इसी तरीके से। वहां पे हमें लंबाई चौड़ाई या त्रिज्या पे नहीं जाना है, क्षेत्रफल हमें नहीं निकालना है, हम डायरेक्ट प्रतिशत से ही बता देंगे सीधा सीधा, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी उस चीज में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाएंगे। आ जाइए, क्या कह रहा भाई, ए बी से 50% अधिक है ना। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब 50% का कितना मतलब होता है, 1/2, यानी कि 2 पे 1 ज्यादा है ना। यानी कि अगर हमारा, ठीक है, बी अगर हमारा 2 है तो ए कितना हो जाएगा, 2 पे 1 ज्यादा यानी कि 3 हो जाएगा, है ना। तो हमसे पूछ रहा है, ये दिया हुआ है सवाल में, तो हमसे पूछ क्या रहा है, बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो आप मुझे बताइए ये कम कितना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि कितना कम है। तो 3 में से कितना कम है, 2। तो आप कहिएगा सर 1 कम है। तो मैंने क्या बताया था कल भी, जिसके बारे में पूछा जाए वो जिसके साथ से लगा हुआ हो, जिसके साथ का लगा हुआ हो, या जिसके साथ के लगा हुआ हो, ये 3 शब्द लगे हुए हो। या ऐसे समझ लीजिए जिसके साथ तुलना की जा रही हो वो नीचे। किससे तुलना की जा रही है, ए से, तो ए का वैल्यू नीचे, है ना। तो ए का वैल्यू नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बी है और हमारा ए ये है। तो ए से तुलना करना है तो ए का मान कितना है, 3 है, तो 3 नीचे। तो 100/3 का मतलब क्या है, 33.33% की कमी। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तरीका क्या है, तरीका यह होना चाहिए कि हम जितना जल्दी सॉल्व कर सकें। अगर हम आपको 2 विधि बता रहे हैं, 3 विधि बता रहे हैं या 4 विधि बता रहे हैं, हम आपको वो तरीका बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो सबसे ज्यादा टाइम बचाने वाला होगा, जिसमें आपको सबसे कम समय लगे सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। तरीका वो बताएंगे हम आपको। चलिए देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है। अब यहां देखिए बात क्या हो रही है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। कहीं ना कहीं आधार और ऊंचाई में गुना होता है। यहां देखिए एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है, आधार और ऊंचाई की बात है यानी कि गुना है। तो क्या हम आधार और ऊंचाई वाले तरीके पे जाएंगे, नहीं जाएंगे। यहां गुना दिख गया आधार ऊंचाई में, प्रतिशत में एक में कमी हो रही है, एक में वृद्धि हो रही है, हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे प्रतिशत पे, जो तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। डायरेक्ट कब निकालना है, इसीलिए मैंने आपको यह चीज समझाया है, ठीक है, चूंकि आधार और ऊंचाई का गुना होता है। मैंने क्या बताया है, वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। देखिएगा 10% की वृद्धि यानी कि +10, ठीक है, आधार में। ऊंचाई में क्या है, 20% की कमी यानी कि -20, ठीक है। और यहां पे देखिएगा एक प्लस और एक माइनस जब आपस में गुना होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां हो जाएगा -10 गुना 20, है ना, बट्टे 100, काट दीजिए। यह हो जाएगा +10 और यह हो जाएगा -20 और 2 -22,
यानी कि अगर बात की जाए तो -12 इसका रिजल्ट आ रहा। -12 का मतलब क्या, इसके क्षेत्रफल में 12% की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 12% की कमी हो जाएगी। हम आंसर मार देंगे यहां पे 12। हो सकता है जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ था जानते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हो सकता है यहां पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया जा सकता था, यहां दे देता आपको 12% की वृद्धि और यहां दे सकता था 12% की कमी, ऐसे भी पूछा जा सकता। तो हमने जैसे ही निकाला -12, इसका मतलब क्या हो गया कि 12% की कमी हो गई इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आ जाइए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 10 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं आपको, आप बनाइए इस सवाल को। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। बन गया होगा, इतने देर में तो बन जाना चाहिए। अब देखिए यहां पे भी देख लेते हैं, हम त्रिज्या पे जाएंगे क्या, क्षेत्रफल निकालने पे जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। हम जान रहे हैं ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर। त्रिज्या स्क्वायर का मतलब क्या, त्रिज्या गुना त्रिज्या, गुना हो गया बीच में, वृद्धि हो गया तो डायरेक्ट निकालेंगे ना। वृद्धि हो रही है तो +50 लिखने की जरूरत नहीं है, 50 + 50 और यहां तो प्लस ही रहेगा। 50 × 50/100, 0 0 कैंसिल, 50 50 100 प्लस 25, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी भाई, 125% की। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, ये तरीका को फॉलो कीजिएगा, है ना, इस तरीका को फॉलो कीजिएगा, ये तरीका बेस्ट है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए, जहां भी लंबाई चौड़ाई कम करके क्षेत्रफल का पूछ दिया जाए, ठीक है, किसी एक में बढ़ा करके एक में कम कर दिया जाए, त्रिभुज में पूछ लिया जाए आधार ऊंचाई दे करके, या वृत्त में पूछ दिया जाए, या बेलन में पूछ दिया जाए, शंकु में पूछ दिया जाए, किसी में भी, है ना, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। डायरेक्ट, यही तरीका बेहतर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। फिर से एक सवाल आपके सामने है, एक बेलन की, देखिए मैंने अभी बेलन का नाम लिया था। एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, दोनों में वृद्धि है, कोई दिक्कत की बात। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है बताइएगा। जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। क्या होता है भाई, 2πr/h। ये दोनों तो कांस्टेंट है, इस दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कमी ज्यादा इसका कुछ वैल्यू मतलब नहीं बनता है। ये दोनों तो फिक्स है। कमी वृद्धि किस में होगी, त्रिज्या और ऊंचाई में। तो r × h, यानी कि r गुना h है, गुना वाली बात आ गई है इसमें भी, है ना। तो क्या करेंगे, 10 सेकंड का समय लीजिए और बता दीजिए आप लोग खुद ही। चलिए, इतने देर में तो आप लोग बना ही लिए होंगे, है ना, बना ही लिए होंगे। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बनाएंगे। 35 + 10 + 35 गुना 10/100, 35 10 45 प्लस ये कितना है 3.5, यानी कि 48.5। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 48.5% इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो वृद्धि होगी। ठीक है, आइए आगे, आइए आगे, आइए। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि जीवन में दोबारा भूलिएगा नहीं आप। इतना प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा कि जीवन में आप दोबारा भूल नहीं पाइएगा इस चीज को। अगला सवाल देख लीजिए क्या कहता है। ये लंबाई में, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी भाई, बता दीजिए फटाफट से।
क्षेत्रफल में कितने की हो जाएगी वृद्धि? मुंह से बन जाना चाहिए अब तो। इतना प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं कि अब इस तरह का सवाल जो है आप मुंह से बना दीजिएगा, है ना, सीधे सीधे। क्या हो जाएगा बॉस? 30 + 20 और प्लस में 3 दूना 6, यानी कि 56%। कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है भाई? 56%। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं है। 5 सेकेंड बिना पेन उठाए। सवाल का टाइम कितना हो जाए भाई? इस सवाल के साथ अगर आपको न्याय करना है, इस क्वेश्चन के साथ अगर आप ईमानदारी से न्याय करना चाहते हैं, तो बिना पेन उठाए 5 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं, है ना। चलिए, फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं तो बताऊंगा ही। 30 पहले 20 है तो पहले 20 लिखिए। 20 + 30, खैर आगे पीछे कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब प्लस प्लस में ही है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। कितना हो जाएगा? 30, 20, 50 और 6, 56% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। आगे आ जाइए अगले सवाल पे। आ जाइए। ए की आय बी से 20% ज्यादा है तथा बी की आय सी से 18% ज्यादा है, तो सी की आय लगभग ए से कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, देख लीजिए। ए और बी और सी लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, ए बी से 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, है ना। यानी कि अगर बी 5 है तो ए कितना हो जाएगा? 5 से 1 यानी कि 6 ज्यादा हो जाएगा। अगर बी 5 है तो ए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। क्या कह रहा है? ए की आय बी से 20% ज्यादा है, तो 20% 1/5, 5 पे 1 ज्यादा, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब आ जाइए कहां पे? सी से क्या कह रहा है? बी और सी का कह रहा है, बी की आय जो है वो सी से 18% ज्यादा है। 18% का मतलब क्या? 18/100, है ना, यानी कि 9/50, है कि नहीं? 9/50। तो अगर बी की आय सी से ज्यादा है, तो अगर सी 50 है, सी 50 है, तो बी कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, हम लोगों को क्या है कि ए बी सी का अनुपात निकालना है ना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। सीधा सीधा क्या कीजिए, कॉमन कौन सा है? कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको? बी कॉमन दिख रहा है ना दोनों में, तो यहां पे जो है ए के नीचे जो जगह खाली है, यहां पे बी का वैल्यू रखिए, ठीक है। बी का वैल्यू नीचे में 59 है तो 59, और यहां सी है तो फिर से यहां पे बी का वैल्यू 5 है तो यहां बी का वैल्यू रख दीजिए। जो कॉमन है ना उसका वैल्यू हम फिल कर देते हैं जहां जहां जगह है, ठीक है। अब देखिए, किसका पूछ रहा है हम आपसे? अब निकाल लीजिए, ये कितना है? पूछ किसका रहा है? सी की आय ए की आय से, तो ए कितना है? 59 इंटू 6 करेंगे तो 9 6 54, बचेगा कितना? 5, 6 5 30 4 34, ये कितना हो जाएगा? 344, और ये कितना हो जाएगा? 250, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? सी की आय जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ये इससे कितना प्रतिशत कम है? 344 से अगर आप 50 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से 96 होना चाहिए ना। 9 6 54 के 4, सॉरी 1 सेकेंड, 6 5 30 5 35, 354 होगा, है ना। तो ये इससे कितना कम है? कितना कम है? तो आप कहिएगा सर 104 कम है। 104 कम है, चूंकि प्रतिशत में बताना है तो 104 बट्टे कितना हो जाएगा? किससे? ए से पूछा जा रहा है तो 354 गुना 100, कितना परसेंट बनेगा? देखिए जरा बना करके कितना परसेंट बनता है। मेरे हिसाब से 29.3 बनना चाहिए। एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना बन रहा है? 29.3 बनेगा, 29.34 समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 29.3% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे। ये तरीका बेस्ट होता है एबीसी निकालने का, अनुपात निकालने का, ठीक है। हमें यहां बी नहीं निकाला क्योंकि बी की जरूरत ही नहीं थी, ए और सी में संबंध पूछ रहा था ना, तो सिर्फ ए और सी से हमने काम चला लिया। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाए। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आप जैसे आप अनुपात से निकालते हैं ना, कॉमन को बराबर करके, है ना, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 12% से बढ़ती है, 12% से बढ़ रही है। यदि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो तो उसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? अब 12% का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब होता है 12/100, यानी कि 3/25। यानी कि अगर आज की जनसंख्या 25 है वर्तमान में, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3 बढ़ा दीजिए, 28 हो जाएगी, है ना।
अब यहां कितनी बार की बात हो रही है? 2 साल, तो एक बार और 25 28 कर दीजिए, है ना। चलिए कितना हो जाएगा? ये 625 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 784 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या कह रहा है, 2 साल बाद, यानी कि अब देखिए ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है कि अगर आज हमारी वर्तमान में जनसंख्या 625 है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 784 हो जाएगी। ये क्या दे रखा है? 2 साल बाद का दे रखा है और वर्तमान का पूछ रहा है। 2 साल वाला बाद वाला वैल्यू कौन सा है? ये वाला। तो इसको देख लीजिए, इसका मान कितना दे रखा है? 188160, है ना। तो इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो आप एक ही नियम लगा सकते हैं। चाहे तो अगर आप डायरेक्ट बता सकते हैं तो डायरेक्ट बता दीजिए, नहीं तो आप एक ही नियम लगा लीजिए, है ना। यानी कि अगर 784 का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? 188160, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर 118160 डिवाइडेड बाय 784 कितना होना चाहिए? अगर आप इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 784 को काटिएगा तो 784 से अगर हम काटते हैं, ये 700 है और ये 18,000 है ना। तो ये हमारा कितना जाना चाहिए? कितना जाना चाहिए? ये 20 साते 140 और 7 चौके 28। अगर इसको आप काटिएगा ना तो 260 240 जाना चाहिए, 240 से जाएगा, 240 से जाएगा। तो एक का वैल्यू 240, तो 625 का वैल्यू पूछ रहा है हमको, है ना, वर्तमान पूछ रहा है। तो 625 गुना 240 कर दीजिए, ऐसे नहीं ऐसे। कितना हो जाएगा? 1,50,000। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1,50,000। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। कभी भी आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या कीजिए? अपना कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी जाकर के आप जल्दी बना पाइएगा। किसी किसी सवाल में ना थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ जाता है, तो वो आपका फास्ट होना चाहिए, है ना। अब जैसे हमने ये किया है तो 625 गुना 240 था, तो हमने देखा भाई 625 दूना 12,500 होता है और यहाँ 4 है तो 2,500, है ना। तो 12,500 और 2,500 कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। यहां भी जैसे देखिए हमने एक अंदाजा लगाया है कि ये 18,816 है और यहां कितना है? 784 है। तो अगर हम यहां देखेंगे तो ये अगर सिर्फ इतना फोकस किया जाए 1881 तो 700 यानी कि 2 से जाएगा, तो 2 के बाद हम क्या रखें कि 16 आ जाए? तो हम 4 रखने पर हम देखेंगे कि कट जाता है। तो ये आपको एक अंदाजा लगाना पड़ेगा, अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर भाग दे करके बनाइएगा। आ जाइए, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है, तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है? चलिए 30% भोजन पर दे दिया, ठीक है, और 20% बच्चों पर दे दिया, तो 30 20 50% दे दिया, बचा उसके पास कितना? 50%। अब क्या कहता है? शेष का, यानी कि 50% का 60% जो है किराए पर व्यय करता है। तो 50% का अगर आप 60% निकालिएगा, ठीक है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 30%, है ना, 30%। यानी कि ये 30% जो है किस पे और खर्च दिया? किराए पे। 30% और खर्च कर दिया किराए पे। तो अब पूछ क्या रहा है? उसके पास कितना प्रतिशत बचा हुआ है? तो 30 30 60 20 80, टोटल इसने खर्चा कितना किया? 80% का। तो बचेगा कितना उसके पास? 20%। 20% ही बचेगा, उससे ज्यादा तो नहीं बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 20%। चलिए हमारा जो आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, उस पर चलते हैं। क्या कहता है भाई? P जो है वो Q से 20% अधिक है तथा R से 40% कम है। यदि Q का मान 150 रुपए हो तो R का मान आपको बताना है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। P और R में क्या संबंध है? P जो है R से 40% कम है, हमने R को मान लिया 100, ठीक है। तो P कितना हो जाएगा? R से 40% कम है, तो 40% कम करेंगे तो P कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब हमें Q देखना है। P और Q में संबंध क्या है? P और Q में क्या संबंध है? P जो है Q से 20% अधिक है, तो किसका 120% 60 के बराबर होगा? तो आप कहिएगा 50 हो जाएगा। Q का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 का ही 20% 10 होता है, तो 50 10 60 हो गया, है ना। तो PQR निकल गया हमारा।
किसका वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का मान 150 दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा 50 था उसका मान कितना दिया है सवाल में, 150 दिया है, यानी कि 3 गुना हो रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, आर का मान, तो आर का मान भी 3 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रतिशत का जो सेट था वो इसी सवाल के साथ सेट नंबर 13 को हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं जो भी आपको बताया है, जो भी पढ़ाया है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे अभी देख रहे हो, चाहे बाद में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, आपको कहीं भी दिक्कत आए आप कमेंट कीजिए, हमारी एक टीम है वो इस पे काम करती है। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको तुरंत जो है उसको एड्रेस किया जाएगा हमारी तरफ से। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आता है हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।